guys, how are you all? Welcome back on Study Scholar जब कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मींस टोटल डिमांड के बारे में स्टडी कर रहे थे और टोटल सप्लाई के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब जब हमने इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पढ़ी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हमारी कंडीशन क्या थी कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल आ जाते हैं वो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की होगी। मतलब उस कंडीशन में हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कई बार बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए या बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो जब ये कंडीशन अराइज ना हो और इसके बदले में बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, तो ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक्सेस में होना। तो जब डिमांड हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो है एक्सेस डिमांड की। मींस अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अब ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है, किन रीजंस की वजह से स्टार्ट होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या है, एक्सेस डिमांड होता क्या है। तो एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक चीज याद रखनी है, इसमें आपने दो चीजें जरूर याद रखनी है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से बड़ी है, साथ में आपने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग to full employment level, means जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होता है वहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर है। हम क्या पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम कहाँ स्टैब्लिश होता था, एग्रीगेट डिमांड जहाँ एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती थी और उस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम लेवल होता था वो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल कहते थे, ठीक है। बट जब हम प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है बट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, देखो जब हम प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे तो हमने प्रॉब्लम पढ़नी है इन्फ्लेशनरी गैप की। मतलब जब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड आएगी तब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप नजर आएगा। अब इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप अगर मैं जनरल मीनिंग बताऊं तो मतलब महंगाई का बढ़ना, मतलब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, महंगाई आती जा रही है, उसी चीज को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, जो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कहां पर शो होगा, ओके। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, द गैप बाय विच एक्चुअल डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड। मतलब हमारी इकोनॉमी में इतनी डिमांड होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए बट बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, यहाँ कहीं डिमांड की जा रही है, एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है, ओवर की जा रही है डिमांड। तो वो जो ओवर डिमांड है और इन दोनों का जो गैप है उस गैप को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल डिमांड का जो गैप है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ओके। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, यहाँ पर आप प्रेजेंट करोगे इनकम और यहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे एग्रीगेट डिमांड।
क्लियर? ये जो हमारी है एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अब इसको ध्यान से समझो, हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा? जब एएस और एडी दोनों इक्वल होंगे इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। पर हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है एक्सेस डिमांड की। अब एक्सेस डिमांड को हम कैसे शो करेंगे? एक्सेस डिमांड है मींस ज्यादा डिमांड है, तो हमारी कर्व ज्यादा कैसे होगी? डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो हमारी डिमांड कर्व बन जाएगी दिस इज एडी डैश। ओके, आप इसको एडी डैश लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एक्चुअल डिमांड कर्व, जितनी इकोनॉमी में हो रही है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी में इतनी डिमांड होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी डिमांड हो रही है? इतनी डिमांड हो रही है, जिसकी वजह से अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब इसी पॉइंट को, इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे डॉटेड डॉटेड, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इतना जो पोर्शन है इतनी हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप है क्या? मैं सिंपल में बताती हूँ। देखो, हमारी इकोनॉमी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, E is the point of equilibrium, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, जितने भी रिसोर्सेज है सारे के सारे रिसोर्सेज को हमने काम पे लगाया हुआ है। हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम और प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जितने भी लोग थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, लेबर थे, हमने सबको काम पे लगाया हुआ है। जितनी उनकी कैपेसिटी उनके अकॉर्डिंगली हम फुलेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? हमें तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई अब हम लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? महंगाई कर देते हैं, चीजों के दाम ही महंगे कर देते हैं कि लोगों की पहुंच से वो दूर हो जाए, लोग अपने आप डिमांड कम करते हैं। तो जब हम लोग महंगाई बढ़ाते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप नजर आता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको ये बताया कि जब जब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज होगी तब तब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी, मतलब महंगाई आएगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, हमें लोगों की डिमांड को मीट करना है, पूरा करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? या तो उन्हें चीजें बनाकर प्रोवाइड करवा दें तो उनकी डिमांड पूरी हो जाए, बट चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है तो हम उन्हें काम पे लगाएंगे और चीजें बना के उनको डिमांड पूरी कर देंगे। बट जब प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज होती है तो उस टाइम पे जो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने उनको काम पे लगाया हुआ है, वो अपनी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। तो अब हम इस डिमांड को, इस एग्रीगेट डिमांड को कम कैसे करेंगे? या तो हमने इनकी डिमांड को पूरा करना था, बट डिमांड तो पूरी नहीं हो सकती, तो वो तो जो सोल्यूशन था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब सेकंड केस आता है कि महंगाई कर दी जाए, मतलब प्रोडक्ट के दाम इतने महंगे कर दिए जाए सो दैट जो लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे थे अब वो अफोर्ड ना कर पाए, तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तब तब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप नजर आएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि इस एक्सेस डिमांड के कारण क्या हैं, क्यों ये एक्सेस डिमांड अराइज होती है। फर्स्ट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है खर्च करने की क्षमता। कंज्यूम पढ़ रहे हैं तो खर्च करने की क्षमता,
मतलब अब मैं मेरी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, खर्च करने की क्षमता अगर मेरी ज्यादा है तो इसका मतलब है मैं अब सेव कम कर रही हूँ। मतलब मेरा पैसा जो है वो सेविंग में नहीं जा रहा है, वो कंजम्पशन की तरफ जा रहा है। पहले अगर मैं एक मोबाइल यूज करती थी, अब मुझे है कि मैं नया मोबाइल खरीद लूं, 2 मोबाइल ले लूं, एक से मैं स्टडी कर सकूं और एक मैं अपने फंक्शन दूसरे के लिए यूज कर सकूं। तो जब मेरी खर्च करने की क्षमता बढ़ गई, ठीक है, जैसे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो मीन्स मार्केट में डिमांड हो रही है, मैं चीजों को खरीदना चाहती हूँ, तो इसी वजह से प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज होती है। सेकंड क्या है, रिडक्शन इन टैक्सेस। अब देखो जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब टैक्सेस कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है, हमारी इनकम के ऊपर लगता है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी 1 लाख इनकम है और 1 लाख में से अगर गवर्नमेंट जो है वो उस पे कुछ परसेंट टैक्स लगाती है तो मैं 30,000 फॉर एग्जांपल टैक्स पे करती हूँ। ठीक है, एग्जांपल है, फिगर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे अदरवाइज। तो 1 लाख में से 30,000 मेरा किसमें चला गया, टैक्स में चला गया। मेरे पास कितनी इनकम हुई, मेरे हैंड में जो इनकम आई वो थी 70,000। वो जो 70,000 जो इनकम है ना, उसे हम कौन सी इनकम कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, जिसको मैं अपनी मर्जी से कैसे भी खर्च कर सकती हूँ। अब अगर बाई चांस गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस कम कर दिए, अब उसने कहा कि 1 लाख के ऊपर सिर्फ हम 10,000 टैक्स लगेंगे, तो अब मेरे हैंड में कितनी इनकम आएगी, अब मेरे हैंड में आएगी 90,000 डिस्पोजेबल इनकम। अब 90,000 इनकम आ गई, पहले मैं 70,000 मेरे पास आ रहा था तो मैं उसके हिसाब से खर्च कर रही थी, अब मेरे पास 90,000 आएगा तो मैं 90,000 के हिसाब से खर्च करूंगी। तो जब टैक्सेस कम हो जाते हैं तो हमारे पास ज्यादा इनकम आती है, ज्यादा इनकम आने की वजह से हम डिमांड ज्यादा करते हैं और फिर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जैसे हमारी कंजम्पशंस होती हैं, हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर आपको याद हो तो जब हमने नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा था तो उसमें 2 टॉपिक हमने पढ़े थे एक्सपेंडिचर मैथड में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो तो हम खर्चा करते हैं वो तो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने पढ़ लिया कि हम अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। बट जब गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि हमें अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए, वो डिफेंस के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देती है, सोसाइटी के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देती है, सड़कें बनाना शुरू कर देती है, डैम्स बनाने शुरू कर देती है, ब्रिजेस बना देती है, स्ट्रीट लाइट लगा देती है। तो जब ऐसे गवर्नमेंट भी खर्चे करती है तो उनकी वजह से भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से क्या होता है, एक्सेस डिमांड राइज हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो है तो वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, ओके। और अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर उसे लग रहा है इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है कि उसे इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फायदा होगा, मतलब उसका जो इनकम आएगी वो ज्यादा आएगी, रिटर्न ज्यादा आएंगे, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा किस चीज की, प्रोडक्शन कर दो या कोई नई चीजें बना दो या कोई नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। नेक्स्ट है फॉल इन इंपोर्ट्स। अब फॉल इन इंपोर्ट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब हम बाहर से जब चीजें मंगा रहे हैं, अगर हमने बाहर से चीजें मंगाना बंद कर दिया नहीं मतलब कम कर दिया, तो भी हमारी जो डिमांड है एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम अराइज होगी। क्यों होगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से सामान नहीं मंगा रहे हैं, हम अपनी ही कंट्री से डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, ये डिमांड कब कम होती है, जब हमें लगता है कि बाहर से मंगाने पर चीजें हमें कॉस्टली पड़ेंगी और डोमेस्टिक से अगर हम कंट्री से चीजें खरीदेंगे तो हमें सस्ती पड़ेंगी, तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक कंट्री में डिमांड करनी शुरू करते हैं। जब डोमेस्टिक कंट्री में डिमांड करनी शुरू करेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स, हमारे जो बाहर से हम जो चीजें मंगा रहे हैं वो कम हो गई, यहाँ की डिमांड बढ़ गई, अब प्रॉब्लम हो गई राइज एक्सेस डिमांड की। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब इंक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि अब हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए।
देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी इकोनॉमी में, कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में चीजों के दाम कम हैं और बाहर की कंट्री में ज्यादा हैं, तो लोग हमारी कंट्री से सामान खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। इसीलिए जो हमारे इंपोर्ट्स कम हुए, क्योंकि बाहर से चीजें महंगी मिल रही थी, हमें इंडिया से सस्ती मिल रही थी। सिमिलरली जब इंडिया में चीजें सस्ती हैं तो बाहर की कंट्री वाले भी क्या करेंगे, इंडिया से सामान मंगाएंगे, तो इंडिया में एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, एक्सेस डिमांड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके जो रीजंस है वो क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो मेरा कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट। जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम राइज होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। ये जो है इसमें 3 इम्पैक्ट ही हैं, यही इम्पैक्ट इसमें पड़े। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑन आउटपुट। देखो इफेक्ट ऑन आउटपुट हो या इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों पॉइंट्स में नो इम्पैक्ट आएगा, नो इम्पैक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज है तो उस केस में ना तो हमारी एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हमारे आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है। ओके, तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है तो हम तो और लोगों को तो काम दे ही नहीं सकते। समझ आई ना मेरी बात? प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जब हमने सभी लोगों को काम पे रखा हुआ है तो हम और कहां से लोगों को काम पे रखें, तो इसीलिए ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब जब वो पर्सन फुलर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हैं तो आउटपुट भी नहीं बढ़ सकता, तो इसीलिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस। अब देखो हमने कहा था कि जब एक्सेस डिमांड होती है तो कौन सी सिचुएशन आती है, इन्फ्लेशन की। तो इट मींस जो प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब राइज होने का मतलब क्या है, मैंने कहा जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आएगी तब तक हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम आएगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब इन्फ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन कब आती है, जब महंगाई होती है। महंगाई होने का मतलब हमारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी में सिर्फ जनरल प्राइस लेवल पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि डिमांड को कम करना है ना हमने, तो या तो हम लोगों की डिमांड्स को पूरा कर दें, जो कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम लेवल पर काम कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। तो एक ही काम हो सकता है, प्राइसेस को बढ़ा दो, महंगी कर दो चीजें कि लोग अफोर्ड ही ना कर सके। तो इसीलिए इस केस में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कहीं कमी लगती है तो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।